Then area of structures. All these areas within structure. So now we have come to structures within structure. Can you all see the PPT? Yes, ma'am. Okay, so let us see now structures within structure. तो दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड स्ट्रक्चर. तो जैसे हमने नेस्टेड ई फेल्स किया था, नेस्टेड फॉर लूप किया था, वैसे सेम स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं और उसके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. देखो, स्ट्रक्चर्स विद इन स्ट्रक्चर मीन्स द नेस्टिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर. Nesting of a structure is permitted in C. Let us consider the following structure defined to store the information about salary of an employee. ओके, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारा जो हमने सीखा है, बिल्कुल वैसे ही. इसमें क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे सैलरी का एक स्ट्रक्चर बनाया है. तो सैलरी के स्ट्रक्चर में क्या आएगा, पहले तो एम्प्लॉय का नाम आएगा, देन वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है वो आएगा, और ये सैलरी के अलग अलग टाइप से, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं जनरली उनको ये सब अलग अलग टाइप से सैलरी मिलता है. जैसे बेसिक पे होता है, डियरेंस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, सिटी अलाउंस होता है. So all these are considered in the salary of the employee. Okay, so this is the normal structure which we have learned since the beginning, right? So now what we will do, we will include these three types of allowance into another structure. Okay, in this what we will do, we will include these three types of allowance into the next structure. So how we will do that, see, दिस स्ट्रक्चर डिफाइंस. देखो यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट एंड बेसिक पे हमने रहने दिया स्ट्रक सैलरी के अंदर ही अलग से, और जो हमने थ्री टाइप्स ऑफ अलाउंस थे उसका एक अलग से स्ट्रक्चर बना दिया. सो वी कैन ग्रुप ऑल दीज आइटम्स रिलेटेड टू द अलाउंस टुगेदर एंड डिक्लेयर देम एज अ सब स्ट्रक्चर अंडर द अनदर स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो. तो हमने क्या किया, हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है स्ट्रक सैलरी वो हमने लिखा, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था. ये तीन चीजें एज इट इज लिखी, केयर, नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक पे. फिर उसके अंदर हमने अलग से स्ट्रक्चर बनाया, STRUCT स्ट्रक, कर्ली ब्रैकेट ओपन, and then in this three allowance we have included dearance allowance, house rent allowance and city allowance, then curly bracket close, और फिर ये स्ट्रक का जो हमने नाम दिया है ना वो नाम है अलाउंस, सेमीकोलन. ये स्ट्रक्चर का जो हमने नाम दिया है ना वो नाम है अलाउंस, और ये अलाउंस जो है वो स्ट्रक्चर का नाम भी है. और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में सिखाया था वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल. ये देखो, तो हम वेरिएबल दो टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं. हम स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद ये दोनों वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, देन सेमीकोलन, और एल्स हम अलग से लिख सकते हैं स्ट्रक बुक B1, B2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसका अलाउंस नाम है, तो यही उसका वेरिएबल है. तो ये अंदर वाले स्ट्रक्चर का नाम एंड वेरिएबल अलाउंस, और बाहर वाले स्ट्रक्चर का वेरिएबल है एम्प्लॉय. ओके, क्योंकि हमने ये फर्स्ट मेथड यूज किया है वेरिएबल डिक्लेयर करने का. तो क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्ट अलाउंस है विच इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड विच इज द नेम ऑफ वेरिएबल ऑल्सो, क्योंकि नाम हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो स्ट्रक्ट अलाउंस इज द another structure which is declared or defined inside the struct salary, inside the struct salary. Okay, so is just a minute. Okay, so what we were seeing is हमारा ये वाला
दिस स्ट्रक्चर, तो हमने क्या किया, अंदर के स्ट्रक्चर को हमने अलग से डिफाइन किया, विच इज नेस्टेड इनसाइड द स्ट्रक्ट सैलरी। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, अंदर के स्ट्रक्चर का वेरिएबल है अलाउंस। तो अलाउंस किसको एक्सेस कर सकता है, कौन से मेंबर को एक्सेस कर सकता है, वो ये 3 मेंबर को, राइट। डियरेंस अलाउंस को एक्सेस कर सकता है, देन हाउस रेंट अलाउंस को एक्सेस कर सकता है, देन सिटी अलाउंस को एक्सेस कर सकता है। So allowance can access all 3 members. So how it can access? Allowance dot dearance underscore allowance, allowance dot house rent allowance and allowance dot city allowance. But employee जो है वो बाहर के स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। So employee किसको एक्सेस कर सकता है, एम्प्लॉय ये तीनों को भी एक्सेस कर सकता है, नेम, डिपार्टमेंट एंड बेसिक पे, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा। तो एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डॉट बेसिक पे। बट एम्प्लॉय जो है वो अंदर के स्ट्रक्चर को भी एक्सेस कर सकता है, राइट। सो एम्प्लॉय कैन एक्सेस ऑल 3 वेरिएबल्स डायरेक्टली एम्प्लॉय डॉट करके, बट एम्प्लॉय कैन ऑल्सो एक्सेस दिस 3 वेरिएबल्स, बट हाउ, डायरेक्टली तो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों भी अलाउंस जो है वो अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर है, राइट। ये तीनों भी अलाउंस जो है वो अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर है। सो वो एम्प्लॉय जो है ये तीनों अलाउंस को कैसे एक्सेस कर पाएगा, अलाउंस डॉट, अरे सॉरी, एम्प्लॉय डॉट अलाउंस डॉट डियरेंस अंडरस्कोर अलाउंस। ओके, तो यहाँ पे 2 बार डॉट आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर के स्ट्रक्चर के वेरिएबल को अंदर के स्ट्रक्चर्स के मेंबर को एक्सेस करना है। तो कैसे करेगा वो, तो बाहर के स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट अंदर के स्ट्रक्चर का वेरिएबल एंड डॉट द मेंबर्स। तो द सेम थिंग इज रिटन हियर। देखो क्या हो रहा है, सैलरी स्ट्रक्चर कंटेन्स द मेंबर नेम अलाउंस which itself is a structure with 3 members. So the members contained in the inner structure can be referred as, तो एम्प्लॉय बाहर के स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट अलाउंस डॉट डियरेंस अलाउंस, एम्प्लॉय डॉट अलाउंस डॉट हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉय डॉट अलाउंस डॉट सिटी अलाउंस। ओके, द इनर स्ट्रक्चर कैन हैव मोर देन 1 वेरिएबल। ओके, तो अभी दूसरा हमने एग्जांपल, सेम एग्जांपल लिया है, तो अंदर के स्ट्रक्चर को एक से ज्यादा वेरिएबल भी दे सकते हैं। अभी पहले वाले एग्जांपल में हमने सिर्फ अलाउंस लिखा था, अब हम एरियर्स भी लिख रहे हैं, राइट। सो अलाउंस एंड एरियर्स दोनों लिख रहे हैं, और बाहर के स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो अंदर के स्ट्रक्चर को 2 वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, अलाउंस एंड एरियर्स, एंड बाहर के स्ट्रक्चर को हम एम्प्लॉय वेरिएबल दे रहे हैं विथ एरे 10, मतलब 10 एम्प्लॉय के लिए हमें ये पूरा डेटा चाहिए। सो अब अलाउंस भी ये तीनों मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, और एरियर्स भी ये तीनों मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, और एम्प्लॉय जो है वो ये सबको एक्सेस कर सकता है, बट ये तीनों को डायरेक्टली, और अगर ये तीनों को एक्सेस करना है तो उसे या तो अलाउंस के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा या तो एरियर्स के थ्रू। सो सी द एग्जांपल। अब मैंने पूछा है डियरेंस अलाउंस ऑफ सेकेंड एम्प्लॉय, हाउ विल यू राइट डियरेंस अलाउंस ऑफ सेकेंड एम्प्लॉय। तो डियरनेस अलाउंस मुझे चाहिए, तो वो अलाउंस चाहिए इसलिए अलाउंस के थ्रू जाएगा। एंड सेकेंड एम्प्लॉय, तो एरे में सेकेंड एम्प्लॉय मतलब 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 फर्स्ट एम्प्लॉय, 1 इज सेकेंड एम्प्लॉय। सो सेकेंड एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय 1, दिस इज अवर सेकेंड एम्प्लॉय, क्योंकि उसे अलाउंस चाहिए इसलिए अलाउंस डॉट डियरेंस अलाउंस। ओके, नाउ एरियर्स ऑफ द सिटी अलाउंस ऑफ सिक्स्थ एम्प्लॉय, एरियर्स ऑफ द तो उसे सिक्स्थ एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय 5 होगा, 5th पोजीशन पे जो होगा वो, देन उसे एरियर्स चाहिए तो वो एरियर्स के थ्रू एक्सेस करेगा, और सिटी अलाउंस। तो कैसे लिखेंगे, एम्प्लॉय 5 डॉट एरियर्स डॉट सिटी अलाउंस। ओके, और अब ये देखो, ये जो हमने एग्जांपल किया वो क्या किया, हमने अंदर वाले स्ट्रक्चर को बाहर के स्ट्रक्चर के अंदर ही डिफाइन कर दिया, बट अगर हम चाहे ना तो ये इनर स्ट्रक्चर को बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, वो भी हमें इसके अंदर नेस्टेड ही करना है, बट इसके अंदर नहीं करेंगे, बाहर करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो वी कैन ऑल्सो यूज द टैग नेम्स टू डिफाइन द इनर स्ट्रक्चर। तो सपोज मुझे वो इनर स्ट्रक्चर को बाहर लिखना था, तो फिर तुम्हें उसको नाम देना पड़ेगा स्ट्रक्ट पे। पहले वाले में क्या था, यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया था, डायरेक्टली उसका वेरिएबल दे दिया था, क्योंकि वो जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो बाहर वाले स्ट्रक्चर के अंदर ही लिखा गया है,
इसके लिए उसको नाम नहीं भी दिया तो चलता है, बट यही स्ट्रक्चर अगर मुझे बाहर लिखना है तो फिर मुझे उसे नाम देना ही पड़ेगा। सो स्ट्रक्ट पे, और उसके अंदर 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड सिटी अलाउंस। ठीक है, तीनों नेम आ जाएगा। देन तो अब हम लिखेंगे कैसे, तो अभी बाहर वाला स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे, देखो हमने वो अंदर वाला स्ट्रक्चर बाहर लिखा जरूर है, बट हमें उसको बनाना है इसका इनर स्ट्रक्चरिंग। तो कैसे करेंगे, हमारा बाहर वाला स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट सैलरी, ये हमारा 3 वेरिएबल है जो एज इट इज हमने पहले लिखा था, केयर नेम, केयर डिपार्टमेंट, इंट बेसिक पे, इतना तो हमारा जैसे था वैसा ही। अब मुझे ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसके 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने, अलाउंस एंड एरियर्स, तो वो डिक्लेयर होगा इसके अंदर ही क्योंकि वो इनर स्ट्रक्चर है, बट ये जो पार्ट था ना ये पूरा कर्ली ब्रैकेट का, वो हमने बाहर लिख दिया है, वो हमने स्ट्रक्ट के अंदर नहीं लिखा। सो हम उसको अलग तरीके से कैसे लिखेंगे, एज अ सब पार्ट, तो सिर्फ लिखेंगे क्योंकि हमने उसको नाम यहाँ पे स्ट्रक्ट पे दिया है। ओके, सो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही करेंगे, स्ट्रक्ट पे अलाउंस एंड स्ट्रक्ट पे एरियर्स, जैसे हमने पहले वाले किया था बिल्कुल वैसा, ये अनदर तरीका है, दिस इज अनदर मेथड टू डिक्लेयर द वेरिएबल इनर स्ट्रक्चर। या तो तुम डायरेक्टली वो बाहर वाले स्ट्रक्चर के अंदर ही उसको लिख दो, पूरा डिफाइन कर दो एंड वेरिएबल डिक्लेयर करो, या तो तुम इनर स्ट्रक्चर को अलग से बनाओ, उसको नाम दो और फिर उसके वेरिएबल्स को ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर करो, तो ऑटोमेटिकली वो उसका पार्टी बन जाएगा, स्ट्रक्ट पे अलाउ, स्ट्रक्ट पे एरिया। और फिर स्ट्रक्ट सैलरी की हमने एम्प्लॉय एरे डिक्लेयर किया है। ओके, आर यू लिसनिंग मी ना गर्ल्स? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next is structures and functions. एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। सुके ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो हम फंक्शंस में भी स्ट्रक्चर कैसे यूज कर सकते हैं? तो how to use function in the structure, so let us see this. See, we know that the main philosophy of the C language is the use of the functions, and therefore it is natural that C supports the passing of a structure values as arguments to the functions. Okay, there are 3 methods by which the values of the structure can be transferred from one function to another. So हम फंक्शन के अंदर भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो अलग अलग 3 मेथड्स है जिससे हम वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं एक फंक्शन से लेके दूसरे फंक्शन तक। तो ये सिर्फ तुम्हें समझने की जरूरत है एक बार, बाकी डिटेल में नहीं जाना है। द फर्स्ट मेथड इज टू पास द ईच मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर एज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन कॉल. The actual argument are then treated independently like ordinary variables. This is the most elementary method and becomes unimaginable and inefficient where the structure size is large. तो एक मेथड ये है कि मैंने तुम्हें फंक्शन ऑलरेडी सिखाया हुआ है, फंक्शन में मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन किया है विच आर द फॉर्मल पैरामीटर्स, विच आर द एक्चुअल पैरामीटर्स। तो अगर हम एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर फंक्शंस के स्ट्रक्चर को मेंबर्स को डायरेक्टली पास करते, स्ट्रक्चर के जितने मेंबर्स है वो डायरेक्टली पास करते, फिर वो उसे एज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स वर्क करेगा, राइट? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो उसके वेरिएबल्स है वो उसको एज इट इज ले लेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, अगर हमारा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर साइज लार्ज है तो। Second method involves the passing of a copy of entire structure to the called function. Since the function is working on the copy of the structure, any changes to the structure members within the function are not reflected in the original structure. It is therefore necessary for all the function to return the entire structure back to the calling function. All the compilers may not support this method of passing the entire structure as a parameter. इसका मतलब ये है
कि अब हम एक्चुअल पूरे स्ट्रक्चर को पास नहीं करेंगे फंक्शन कॉल में, बल्कि उसकी कॉपी को पास करेंगे। तो जितने भी चेंजेस हम फंक्शन के अंदर करेंगे वो सब कॉपी के अंदर होगा। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, बट लेकिन फाइनली हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर में भी चेंज करना पड़ेगा। तो फंक्शन के अंदर कॉपी में जितने भी चेंजेस हो गए वो चेंजेस सारे के सारे ओरिजिनल स्ट्रक्चर को पास हो जाएंगे। तो फाइनली फिर वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में चेंज होगा, right? The third approach employs a concept called pointer to pass the structure as an argument. In this case, the address location of the structure is passed to the call function. The function can access indirectly the entire structure and work on it. This is similar to the way arrays are passed to the function. This method is more efficient, of course. जहां पे पॉइंटर की बात आई मतलब समझ जाने का, दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट। मतलब ना तो हम पूरे स्ट्रक्चर को पास करेंगे, ना तो हम उसकी कॉपी को पास करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट वी विल पास अ पॉइंटर टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फंक्शन कॉल्ड में। तो उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बिकॉज डायरेक्टली पूरा स्ट्रक्चर पास नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ एड्रेस दिया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर पाएंगे। ओके, सो अगर ऐसा कोई आता है कि वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर, शॉर्ट नोट मतलब अगर डी इन डिटेल, अभी तो तुम्हारा थियोरी पेपर नहीं है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इन शॉर्ट पूरा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल दे दिया है। इट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑब्जेक्ट, जैसे कि कहा एग्जाम्पल एम्प्लॉय कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग वेरियस मेंबर्स लाइक नंबर, नेम, सैलरी एक्सेट्रा। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं तो ये मैं तुम्हें ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर। तो सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बनाया है तो स्ट्रक्ट ईएमपी कर्ली ब्रैकेट ओपन एम्प्लॉय नंबर, देन उसका नाम, देन सैलरी, देन स्ट्रक्ट ईएमपी ई, राइट? ई इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल कंटेनिंग 3 मेंबर्स विच आर रेफर्ड एज, अगर हमारा ई जो है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल है कंटेनिंग 3 मेंबर्स, तो अगर ई को अगर एक्सेस करना है तीनों को तो कैसे करेगा? ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, ई डॉट नेम एंड ई डॉट सैलरी। स्ट्रक्चर्स कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली ड्यूरिंग अ डिक्लेयर, अगर हम चाहे तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम हम उसके तीनों वैल्यूज भी दे सकते हैं, स्टैटिक वैल्यूज, क्योंकि हम खुद दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। स्ट्रक्चर्स कैन बी नेस्टेड, दैट इज वन स्ट्रक्चर कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर स्ट्रक्चर, तो ये मैं बता चुकी हूँ तुम्हें। सपोज यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है, स्ट्रक्ट फुल नेम, एक स्ट्रक्चर बनाया फुल नेम, उसके अंदर 3 चीजें डिक्लेयर की, कैर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, सो एफ नेम, एम नेम एंड एल नेम। फिर हमने स्ट्रक्चर एम्प्लॉय बनाया, स्ट्रक्ट ईएमपी, उसके अंदर हमने लिया इंटीजर एम्प्लॉय नंबर, फिर हम ये स्ट्रक्ट फुल नेम के वेरिएबल्स को यहाँ ले रहे हैं। सो हाउ वी विल डिक्लेयर स्ट्रक्ट फुल नेम और उसका नाम आएगा ई नेम, देन फ्लोट सैलरी। सो ये हो गया हमारा नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्ट ईएमपी हमारा बाहर का स्ट्रक्चर हुआ और फुल नेम हमारा अंदर का स्ट्रक्चर हुआ। तो ईएमपी के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे विच इज ई। ओके, नेक्स्ट, जैसे ये डायग्राम बताया, जैसे मैंने कहा ये बाहर का स्ट्रक्चर हुआ जिसके अंदर नॉर्मल वेरिएबल है एम्प्लॉय नेम और एन ई नेम, और ये अंदर का स्ट्रक्चर हुआ एफ नेम, एम नेम एंड एल नेम। तो अगर ई बाहर वाला स्ट्रक्चर का वेरिएबल एक्सेस करेगा तो हाउ इट विल एक्सेस ई डॉट एम्प्लॉय नंबर और ई डॉट ई नेम। अगर बाहर वाले वेरिएबल को अंदर की स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगा? ई डॉट ई नेम डॉट एल नेम, राइट? Just a minute, girls.
Okay, so what we were doing is last point is structure can be self referential. self referential का मतलब है structure अपने आप को भी कॉल कर सकता है. मतलब structure देखो ये मेंबर बन सकता है अपना. यहाँ पे क्या हो रहा है, struct node, हमने node करके एक structure बनाया, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा, तो उसका डेटा टाइप है int. उसके अंदर और दो वेरिएबल्स पॉइंटर्स के हमने डिक्लेयर किए, पॉइंटर लेफ्ट कमा पॉइंटर राइट, और उसका जो डेटा टाइप है वो ये स्ट्रक्चर नोड ही है. ओके उसका जो डेटा टाइप है ना वो ये स्ट्रक्चर नोड ही है. मतलब खुद ही खुद का मेंबर भी हो सकता है. सो दिस इज हाउ वी कैन गिव अ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर. अब यूनियन पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है. यूनियन क्या है, मैं एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ. यूनियन एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल दोनों सेम तरीके से डिक्लेयर होते हैं. दोनों में फर्क इतना है कि अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे अभी यही एग्जांपल में स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे डिक्लेरेशन पहले देख लो, यूनियन ई एक्स. तो जैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्ट ई एक्स ऐसे लिखते थे, उसके अंदर तीन मेंबर्स डिक्लेयर किए ए बी एंड डी. तो इंट ए, फ्लोट बी, डबल डी, और फिर हमने वहां कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया यूनियन ई एक्स ई. ओके सो यहाँ क्या हो रहा था, अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर ये मेंबर्स डिक्लेयर करते तो हमारा स्ट्रक्चर को कितना मेमोरी एलोकेशन मिलता, इंटीजर का 2 बाइट्स, फ्लोट का 4 बाइट्स, डबल का 8 बाइट्स. तो 4 + 6, 6 + 8, 14 बाइट्स. तो टोटल मेमोरी एलोकेशन स्ट्रक्चर के लिए 14 बाइट्स होता. बट यूनियन में क्या फर्क होता है, यूनियन में ये टोटल मेमोरी एलोकेट नहीं होता, बल्कि जो सबसे लार्जेस्ट मेमोरी एलोकेशन है उतना ही होता है. इसमें मेमोरी वेस्टेज कम होता है. तो क्या होगा, जहाँ पे 8 बाइट्स होगा तो पहले डबल का जो भी काम रहेगा इंटीजर उसके अंदर ही ऑक्यूपाई हो सकता है, वो हो जाएगा काम इंटीजर का, तो वो मेमोरी फ्री कर देगा. फिर फ्लोट का काम उसमें हो जाएगा तो वो फ्री कर देगा, फिर डबल का. तो एक ही मेमोरी के अंदर सारी चीजें एक्सेस होगी, जब काम खत्म होगा तो मेमोरी फ्री हो जाएगी. ओके उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कैसे होगा, यूनियन ई एक्स ई, जैसे हम स्ट्रक्चर का करते थे बिल्कुल वैसा ही, नो चेंज. बट फिर भी स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होता है यूनियन के कंपैरिजन में. यूनियन कभी कभी रेयरली यूज होता है, अदरवाइज स्ट्रक्चर इज ओनली यूज्ड. एंड स्ट्रक्चर एंड यूनियन वर्क्स इन द एग्जैक्टली सिमिलर वे, ओनली द डिफरेंस कम्स इन द मेमोरी अलोकेशन. स्ट्रक्चर में जितने मेंबर्स है वो सबको मेमोरी अलोकेट होगी अलग अलग, और यूनियन में सबसे लार्जेस्ट मेमोरी जो होगी उतना ही अलोकेट होगा. ओके so what is happening is it is a collection of several members of various types such that only one of the members is stored at a time. तो इसमें कोई भी एक ही मेंबर स्टोर होगा एक टाइम पे. E is a variable of union EX type which can store. तो मैंने जैसे कहा एक टाइम पे एक ही होगा, या तो वो A स्टोर करेगा, या तो B स्टोर करेगा, या तो D स्टोर करेगा. बट कुछ भी करे तो वो 8 बाइट्स में अलोकेट हो जाएगा. साइज ऑफ अ यूनियन इज इक्वल टू द मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द लार्जेस्ट मेंबर. तो यूनियन का टोटल साइज क्या होगा, जितना लार्जेस्ट मेंबर का मेमोरी होगा उतना आएगा. तो 8 बाइट्स हमारा लार्जेस्ट मेमोरी है, उतना अलोकेट होगा. Union is used to conserve the memory whenever it is known that only one member will be used out of n members. So union हम तभी यूज कर सकते हैं और वो मेमोरी सेव कर सकता है, लेकिन हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें एडवांस में ये बात पता हो कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही मेमोरी, एक ही मेंबर जो है वो एक्सेस होने वाला है, तब हम यूनियन यूज कर सकते हैं. Okay, so this is what the short note on union. Structure in union is the same, but the only difference comes in the memory allocation. Is this clear everyone? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. स्ट्रक्चर का जो प्रोग्राम्स है, मैं एक दो प्रोग्राम्स करवाने वाली हूँ, ज्यादा नहीं. तो वो मैं आज शाम को मैं लेक्चर नहीं ले रही हूँ. टुमारो आई विल टेक द लेक्चर इन आफ्टरनून 12 o'clock एंड इवनिंग ऑल्सो. कल 12 बजे किसी और का लेक्चर नहीं है ना, सैटरडे है. No, ma'am. Okay, so tomorrow what I will do, I will take afternoon a lecture and then I will finish the structure program. Evening also I will take lecture tomorrow and I will start with file handling PPT. File handling theory I will explain tomorrow in evening, and mostly tomorrow evening only it will be finished. File handling theory. Then
पेंडिंग पार्ट इज फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स, तो उसका मेरा यूट्यूब वीडियोस ऑलरेडी है, तो मैं शेयर कर दूंगी लिंक, उसमें तुम्हें जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है. You can go through the videos, and if you have still doubts later on, so you can tell me. So tomorrow our syllabus will be over. Right now I'm sharing this PPT into the files on empty. स्ट्रक्चर का प्रोग्राम्स कल सुबह हो जाएगा और शाम को फाइल हैंडलिंग थ्योरी में करवा देती हूँ. सो प्रोग्राम्स का तो मेरे पास वो है. Okay, I have uploaded the PPT. Hello. Okay, ma'am. Yes, ma'am. You can ask me any doubt anytime if you have कोई भी concept related. बाकी मैंने सब नोट्स में सब एक्सप्लेन करके अगर वर्ड में भी किया है तो वहाँ पे भी कमेंट्स लिखा है. I have tried myself best to make the things as simple as possible for you all. Okay? Still if you have any doubt you can ask me. और वीडियोस वगैरह देखो यूट्यूब पे और तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा. और ये जो अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी मैं समझा रही हूँ ये भी वीडियोस रिकॉर्डिंग कर ही रहे कोई ना कोई स्टूडेंट, राइट? दैट ऑल्सो यू कैन अगेन वॉच